क्लास 7 ज्योग्राफी 3rd चैप्टर आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। हमारी अर्थ की जो सबसे बाहर वाली लेयर है तो उसे बोला जाता है लिथोस्फीयर। तो वो बनी होती हैं बहुत सारी प्लेट्स की। उन प्लेट्स को बोला जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। वो प्लेट्स छोटी बड़ी इरेगुलर शेप्ड की किसी भी आकार की हो सकती है। तो आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि उन प्लेट्स में लगातार मूवमेंट होता रहता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्लोली। तो वो इतना ज़्यादा स्लो होता है कि एक साल में वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर मूव कर पाती है। तो आखिर ये मूवमेंट क्यों होता है? तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी अर्थ की जो अंदर वाली लेयर होती ना, जिसे हम बोलते हैं मेंटल। तो मेंटल में होता है मोल्टन मैग्मा। तो मोल्टन मैग्मा जो है ना बाहर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर एंड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, वो उसे पुश करता है। तो जब मोल्टन मैग्मा गर्म होकर के ऊपर उठता है ना, तो साइड में जो है उस हिसाब से टेम्परेचर नहीं रहता, तो वो फिर से जो है अगेन सिंक हो जाता है। इसको हम यहाँ पर समझते हैं, हमें एक बर्तन में एक डाल देना है एक छोटा सा पेपर का पैलेट। तो पेपर का पैलेट उस तरीके से होता है जैसे हम मछली को खाना खिलाते हैं ना, छोटी छोटी जो सिलेंडर टाइप की लंबी लंबी सी गोलियां होती हैं, तो उन्हें पैलेट बोला जाता है। तो वो कलर पैलेट को जो है हम एक बर्तन में रखेंगे। बर्तन को जब हम चूल्हे में रखेंगे कुछ पानी के साथ, तो हम धीरे धीरे ये देखेंगे कि जैसे जैसे पानी बॉयल होगा ना, तो वो पैलेट जो है पानी की जो ड्रॉप्स होती हैं उनके साथ साथ तो ऊपर उठेगा। लेकिन क्या होता है कि जो साइड में जो है ठंडा पानी होता है, तो ठंडा पानी के साथ वो फिर से नीचे बैठ जाता है। तो हमारी अर्थ में भी ऐसा ही होता है। तो वो जो है ना एक सर्कुलर मूवमेंट बनाता है। यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है कि गर्म पानी ऊपर उठ रहा है ना, इन एरो से हम समझ सकते हैं, लेकिन साइड में ठंडा पानी है तो फिर से वो नीचे सिंक हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ में भी होता है। तो हमारी अर्थ में भी जब मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है ना, तो उसके चारों तरफ जो है ठंडी लेयर्स होती हैं, तो उनके साथ जो है वो नीचे फिर से सिंक हो जाता है, नीचे फैल जाता है। तो क्या होता है कि उसमें जो है जो जिस तरीके का पैटर्न होता है, तो वो होता है सर्कुलर मैनर। तो सर्कुलर मैनर में जो है ना हमारी अर्थ भी मूव करती है। तो इसी तरीके से जो है जो हमारी अर्थ की जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, तो उनमें भी मूवमेंट होता रहता है। मानो कि ये प्लेट्स इस तरीके की हैं, ठीक है, तो अंदर से इनमें प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा इस तरीके से मूव हुई है ना, आगे पीछे कुछ भी हो सकती हैं, धीरे धीरे करके कि इनमें फिर से मूवमेंट होता है। तो इनमें ना इस तरीके से ये और ऊपर इस तरीके से ये पहाड़ नुमा बनाते हैं। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या होता है ना कि ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ में इन्हीं मूवमेंट की वजह से अनेकों लैंडफॉर्म बनते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इन्हीं मूवमेंट की वजह से अर्थ की सरफेस में चेंजेस होते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। तो वो अर्थ में किस तरीके की मूवमेंट होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पर जो है किस तरीके का फोर्स पड़ा। और वो फोर्स भी जो है ना 2 तरीके से एक्ट करता है। अगर वो फोर्स जो है अंदर से आ रहा होता है तो उसे बोला जाता है इंडोजेनिक फोर्सेस। इंडो का मतलब होता है अंदर, जेनिक मतलब होता है कि ओरिजिन। अगर हम किसी भी वर्ड का रूट वर्ड समझ जाते हैं तो हमें पूरा का पूरा वर्ड समझ में आ जाता है, ठीक है। तो दूसरा होता है कि अगर वो फोर्स जो है बाहर से आ रहा होता है तो इसे बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, ठीक। अर्थ मूवमेंट्स, तो अर्थ में जो है 2 तरीके की फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो पहला है इसमें इंडोजेनिक फोर्सेस, दूसरा है इसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो अब है इसमें इंडोजेनिक फोर्सेस। तो इंडोजेनिक फोर्स में अगर जो है बहुत ज़्यादा सडन से फोर्स पड़ेगा ना, तो उसमें क्या होता है कि वो जो है अंदर के इसको झेल नहीं पाता है, वो बाहर जाके फूट पड़ता है। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? तो इसमें देखने को हमें मिलता है कि अर्थ को एक भूकंप आ सकता है बहुत जोरों से, वॉल्केनो ज्वालामुखी पहाड़ फूट सकता है, या फिर कहीं पर जो है ना जमीन काफ़ी ज़्यादा सरक जाती है, जिसे कि लैंडस्लाइड्स बोला जाता है। और अगर वो मूवमेंट जो है ना स्लोली होता रहता है, लेकिन हम जानते हैं ना कि वो लगातार होता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि माउंटेन्स बनते हैं।
तो इसे बोला जाता है कि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक का मतलब होता है कि काफ़ी बड़े पैमाने में, हालांकि बहुत स्लोली होता है ना, इसलिए उसमें काफ़ी बड़े एरिया को कवर कर लेता है, तो इसलिए उसमें अनेकों माउंटेन्स बनते हैं। तो अब है इसमें एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी कि वो फोर्स जो हमारी अर्थ की क्रस्ट पर बाहर से पड़ता है। तो वो किससे पड़ सकता है? पानी से पड़ सकता है, हवा से, और साथ ही साथ स्नो से भी ये पड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि इरोजनल एंड डिपोजिशनल। तो पहला है इसमें इरोजनल। इरोजनल जो कि वर्ड बना है इरोजन से, जिसे बोला जाता है खुरचना, कुरेदना। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी सरफेस को कुरेदते हैं ना, तो उसकी बाहर वाली लेयर उतर जाती है, उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि मानो ये पहाड़ है, इसमें बहुत तेज बारिश हो रही है, तो बारिश से क्या होगा कि ये मिट्टी जो है ना एकदम बाहर की वो लूज हो जाएगी। तो वो जो है ना उसका बाहर वाला सरफेस मिट्टी की समेत, हम देखते हैं ना कि जब बारिश होती है उसमें कई ज़्यादा पेड़ वगैरह भी सब उधड़ जाते हैं और वो पानी के साथ नीचे बह जाते हैं, तो वही सब होता है इरोजनल। तो जब वो वहाँ से बहकर आएगा तो कहीं ना कहीं तो उसे जमा होना ही है, तो वो जमा होते हैं प्लेन्स में। तो उन प्लेन्स में उनका डिपोजिशन होता है, मीन्स कि वो जमा होते हैं ना, जमाव होता है, तो उसे ही बोला जाता है डिपोजिशनल, जिसकी वजह से हमारे प्लेन्स बनते हैं। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? ये रिवर की वजह से हो सकता है, विंड हवा की वजह से हो सकते हैं, सी वेव्स भी ऐसा करती हैं, और ग्लेशियर ये भी ऐसा करते हैं। तो एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं कभी कभी अचानक से ज़्यादा मूवमेंट पैदा कर देते हैं, क्योंकि उसमें अंदर का प्रेशर एंड टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि अर्थक्वेक या वॉल्केनो जैसे कारण हो सकते हैं, और कभी कभी जो है ना स्लो मूवमेंट्स होते हैं, जिससे कि हमारी अर्थ पर जो है ना खास प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें जो है ना माउंटेन्स बन जाते हैं। तो अब वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटीरियल एरप्ट सडनली। अब वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, तो वो क्या होता है, वो हमारी अर्थ की क्रस्ट पर एक ओपनिंग, ठीक है, यानी कि एक खुलासा मुंह होता है, वेंट होती है उसमें नली, जहाँ से कि मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है, ठीक है, ये वाला। तो ये है यहाँ पर वॉल्केनो। तो हमारी अर्थ की जो दूसरी लेयर है उसे बोला जाता है मेंटल। तो मेंटल में बनता है मॉल्टन मैग्मा। तो मॉल्टन मैग्मा जो है, जब अंदर के प्रेशर एंड टेम्परेचर को झेल नहीं पाता है, तो वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो बाहर आने के लिए जहां जहां भी वो रास्ता बनाता है ना, तो उसे बोला जाता है वेंट। तो उन्हीं वेंट के थ्रू जो है ना क्रस्ट पर आता है, और क्रस्ट पर उसकी ओपनिंग को बोला जाता है क्रेटर। तो क्रेटर से जो है मॉल्टन मैग्मा के साथ ही साथ वहां से गैस भी आती हैं, ऐश भी होता है, क्योंकि अंदर जो है काफी कुछ जल चुका होता है ना, इसी वजह से जो है उसमें गरम गरम गैसेस और राख भी होती है। तो मॉल्टन मैग्मा जब बाहर आता है अर्थ की क्रस्ट पर, तो उसे बोला जाता है लावा। तो बाहर का टेम्परेचर जो है उस हिसाब से नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा कम होता है, तो वहाँ पर जो है वो तेज़ी से जमना शुरू हो जाता है। तो चारों तरफ जो है ना एक पहाड़ सा वो बना लेते हैं। तो जिस तरीके की चट्टानें वहाँ पर बनती हैं, तो उन्हें बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। तो बच्चों, आपको अपने घर में एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है, एक बर्तन लेना है, उसमें पानी डाल देना है, उसे चढ़ाना है गैस के ऊपर, तो उसे ढक देना है। तो उसे ढके आप क्या करेंगी कि उसके ऊपर चम्मच या कोई भी आप जो भी कुछ भी हो, ग्लास वगैरह, वो रख सकते हैं। साथ ही साथ एक दो दाने किसी भी चीज़ के हम वहाँ पर रख सकते हैं। तो क्या होता है कि जब अंदर जो है पानी बॉयल होगा, उसमें वेपर बनेगा, तो वो जो है ना ऊपर की साइड जो है एक प्रेशर क्रिएट करेगा, धक्का देगा, तो उससे जो है वो लिड ना ऊपर उठेगा। तो ऊपर उठने के साथ ही साथ जो उसमें चम्मच वगैरह जो कुछ भी हमने रखा है, तो वो बजने शुरू हो जाएंगे, है ना। साथ ही साथ ढक्कन जो है ऊपर नीचे करके एक वाइब्रेशन भी क्रिएट करेगा। तो इसी तरीके का वाइब्रेशन हमारी अर्थ में भी फील होता है। जब मॉल्टन मैग्मा काफ़ी ज़्यादा गर्म होकर के बाहर निकलता है ना, तो हमारी अर्थ की प्लेट्स में भी ना हल्की सी मूवमेंट होती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम इसका वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, जैसे कि अभी बताया कि उसी तरीके से जो है जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, तो हमारी जो है धरती वाइब्रेट करने लग जाती हैं। द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ, वो वाइब्रेशन जो है ना, मानो कि सेंटर है तो उसकी चारों तरफ इस तरीके से फैल जाती हैं, है ना।
तो क्या होता है कि दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, तो उन्हीं वाइब्रेशन, उन्हीं कंपन को बोला जाता है अर्थक्वेक्स, भूकंप। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। तो ये है हमारी क्रस्ट, तो जो है उसका मास कितना होता है, उसका मास होता है 5 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर तक, है ना। तो उसमें जो है बीच में कहीं पर भी जब ये मूवमेंट शुरू होता है ना, तो जहां पर से ये शुरू होता है उसे बोला जाता है फोकस। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, जहां पर के अर्थक्वेक होता है। इट इज ओरिजिन ऑफ द सीस्मिक एनर्जी। तो यहाँ पर जो है अर्थक्वेक शुरू होता है तो वाइब्रेशन जो है ना फील होती है ऊपर, तो उसी के ठीक ऊपर हमारी क्रस्ट पर जो सेंटर होता है ना, तो उसे बोला जाता है एपिसेंटर। तो वहां पर जो है ये ना चारों तरफ इस तरीके से फैलता है, ठीक है। तो वो जो है ना तरंगे यानी कि वेव्स बनाती हैं, उन्हीं वेव्स को बोला जाता है सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। ये वेव जो है ना चारों दिशाओं में फैलती हैं। तो ये वेव्स 3 टाइप की होती हैं। तो एक होता है इसमें पी वेव्स, इसे बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दूसरी होती हैं एस वेव, जिन्हें बोला जाता है ट्रांसफर वेव्स। थर्ड होती है इसमें एल वेव्स, जिन्हें बोला जाता है सरफेस वेव्स। तो जब भूकंप आता है तो एपिसेंटर के आसपास काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो जैसे जैसे हम इससे दूर होते जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, इसलिए नुकसान भी उस हिसाब से कम होता है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, अर्थक्वेक कब आएगा ये कोई भी नहीं बता सकता है। इसका अनुमान लगाना जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं ना, तो जो है इसका इम्पैक्ट यानी कि उसका असर काफ़ी हम कम कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडेप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सर्फेस। कभी कभी लोकल लोग अर्थक्वेक जैसी जो नेचुरल डिजास्टर होती हैं उनका प्रेडिक्शन यानी कि उसका अनुमान एनिमल के बिहेवियर से पता करते हैं। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स इकट्ठा होकर के एक सेफ प्लेस पे जमा हो जाते हैं और मछलियां जो हैं पॉन्ड में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करती हैं, वो काफ़ी इरिटेट दिखती हैं, और जो है सांप सरफेस पे आ जाते हैं। तो और भी अनेकों तरीके हैं जिससे कि लोकल लोग ये पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक या फिर कोई और नेचुरल डिजास्टर आ सकती है या नहीं। एक बार गुजरात में भुज नामक जगह पर काफ़ी बड़ा भूकंप आया था। तो पेपर की जो है एक केस स्टडी है, इसको हम पढ़ते हैं। अर्थक्वेक अ केस स्टडी। नंबर 1 अर्थक्वेक हिट्स भुज। भुज में काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक, अ मेजिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी 2001 को भुज नामक टाउन में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर काफ़ी बड़ा भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर जो उसकी तीव्रता है तो वो है 6.9, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। तो जब भी भूकंप आता है तो उसे मापा जाता है रिक्टर स्केल में, ठीक है। तो रिक्टर स्केल में जो है ना जो भूकंप की तरंगें होती हैं, जिन्हें की सीस्मिक वेव्स होती हैं ना, तो वो मापी जाती हैं। तो वो मापती हैं वहाँ पर एक मशीन जिसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ, इसको भी हम पढ़ते हैं। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ, यानी कि जब अर्थक्वेक आता है ना तो उसकी तीव्रता मापी जाती है उसकी तरंगों के हिसाब से, है ना, क्योंकि उसमें वेव्स निकलती हैं। उन्हीं वेव्स को जो है मेजर करते हैं एक मशीन के द्वारा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। जो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो मापी जाती है रिक्टर स्केल में। एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। जब रिक्टर स्केल पर ये जो है 2 या इससे कम होता है ना, तो उसका असर काफ़ी कम होता है, लगभग इसमें नुकसान ना के बराबर होता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। और जब जो है ये 5 या उससे ज़्यादा होता है ना, तब चीज़ें गिरनी शुरू हो जाती हैं। उन्हीं चीज़ों की गिरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। और जब ये 6 या फिर उससे ज़्यादा होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। जब ये 6 में होता है तो इसे बोला जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा तीव्रता का भूकंप है, जिसे कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और जब ये 7 होता है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा यानी कि सबसे बड़ा अर्थक्वेक माना जाता है। तो जो ये भुज में आया था, जो कि गुजरात में है, वो था 6.9 यानी कि 7 के करीब। तो आप मान सकते हैं कि ये जो है ना सबसे बड़ा यानी कि मेजर अर्थक्वेक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। द स्कूल वर्स्ट अफेक्टेड। स्कूल जो है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फेयर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कॉलेज ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स।
तो इसमें स्कूल की बिल्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा ध्वस्त हो चुकी थी उनके कोलैप्स होने से, यानी कि उनके गिरने से। लगभग 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर के मारे जाने की आशंका है। नंबर 3, भुज रिलीफ एफर्ट ब्लाइटेड। भुज में जो राहत का जो कार्य है वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। 3 days after quake, concern rose about food, blanket and medicine supplies not reaching everyone। हालांकि जब भूकंप आया था उसके 3 दिन बाद भी हर किसी तक जो है खाना, ब्लैंकेट या मेडिसिन नहीं पहुंचा। ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। तो अब है इसमें नंबर 4, तो इसमें बता रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज। भुज में जो है किस तरीके का वहाँ पर नुकसान हुआ। फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स वर्क नॉक्ड आउट। तो ये जो फोन लाइन्स हैं, वाटर की लाइन्स हैं, जो भी ये पावर स्टेशन है ना, तो वो जो है ना नॉक्ड आउट यानी कि ध्वस्त हो चुके हैं। अब है नंबर 5, फायर इन द सिटी। सिटी में जो है चारों तरफ आग लगी हुई है। तो ये आग क्यों लगी है? हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्ट एट चारकोल एंड कुकर ओवरटर्न्ड। तो क्योंकि वहाँ पर जो ये अंगीठी थी, जो वहाँ पर चारकोल थे, उनकी अंगीठियाँ ना उल्टी हो चुकी थी, जिसकी वजह से चारों तरफ सिटी में आग लग गई। नंबर 6, इमरजेंसी डिक्लेयर इन क्वैक जोन। अर्थक्वेक वाले एरिया पर इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन की घोषणा कर दी गई। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। राष्ट्रपति ने वहां पर इमरजेंसी लगा दी थी। तो अब है इसका लास्ट पॉइंट कि सीएम अपील टू द सेंटर। वहां के चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील की कि उनके लिए जो है ना पैसा दे दिया जाए। गुजरात अपील्ड फॉर द फाइनेंशियल हेल्प। द चीफ मिनिस्टर गुजरात हैज लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने सेंटर से गुहार लगाई कि उनके लिए जो है फाइनेंशियली हेल्प कर दी जाए ताकि वहां की जनता इस भीषण संकट में सर्वाइव कर सके। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। जब भी भूकंप आता है तो उस दौरान जो है हमें कहाँ कहाँ पर शेल्टर लेना चाहिए, किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए, तो ये उसके बारे में है। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब भी अर्थक्वेक आता है तो उस दौरान हमें कहाँ पर शरण लेनी चाहिए। तो पहला है इसमें सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर। किचन काउंटर के अंडर हमें जाना चाहिए। तो किचन काउंटर क्या होता है ना, हालांकि सारे किचन में काउंटर नहीं होते हैं, सारे किचन अलग अलग हो सकते हैं। मीन्स कोई जो टेबल जैसा होता है तो उसके नीचे हमें जाना है। तो टेबल, अ डेस्क, अगेन एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। अगर टेबल या फिर चेयर अगर है तो उसके नीचे हमें जाना चाहिए, और वो भी अगर जहाँ पर वॉल है तो उसके पास में हमें जाना चाहिए। लेकिन वॉल में जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जैसे कि पिक्चर फ्रेम, कोई कांच वगैरह वहाँ पे टंगा हो, शीशा वगैरह। लेकिन वैसी वॉल से हमें दूर रहना है जहाँ पे कि फ्रेम या फिर कोई थिंग टंगी हो जिससे कि हमें उल्टा नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर हमें नहीं जाना है। स्टे अवे फ्रॉम, तो किससे हमें दूर रहना है? फायर प्लेसेस, जो आग की जगह होती हैं जैसे कि बिजली के तार, खंबे वगैरह। एरिया अराउंड चिमनी, जहाँ पर चिमनी जो होती हैं कल कारखाने के आसपास, तो वहाँ से हमें दूर रहना है। विंडो दैट शटर, यानी कि वो खिड़कियाँ जो कि टूट सकती हैं, इंक्लूडिंग मिरर जिसमें कांच लगा रहता है, या फिर पिक्चर फ्रेम जो होते हैं, तो उससे हमें दूर रहना है। बी प्रिपेयर, तो हमें तैयार रहना है। स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। तो जब भी ऐसी नेचुरल डिजास्टर आती हैं तो उसे हमें बहादुरी से फेस करना है, अपने को बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। ठीक है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो सब हमें करना है अपनी फैमिली के लिए, और जो है हमें लोगों में भी ये अवेयरनेस फैलानी है।